नमस्कार, मैं सरिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा महिला आरक्षण। इस प्रकार से आप लोगों का जो सेक्शन ए है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसके अंतर्गत भी 4th यूनिट, उसका भी लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, महिला आरक्षण। इसके बाद हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो महिला आरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ बहुत ही ज्वलंत मुद्दा भी है बच्चों, इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का महत्वपूर्ण सृजन है स्त्री और पुरुष, और इस समाज की या इस विश्व की संपूर्ण जो गतिविधियां हैं उनका केंद्र भी है स्त्री और पुरुष। एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन हमारे समाज की जो संरचना है वह पुरुष प्रधान की है। यहाँ पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, पुरुषों की सर्वोपरिता रहती है। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत, व्यक्तिगत क्षेत्र के अंतर्गत, पारिवारिक क्षेत्र के अंतर्गत, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, या यहाँ बाहर सार्वजनिक क्रियाविधि जहाँ होती है या कार्यस्थली होती है, उनके अंतर्गत भी पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, पुरुषों की सर्वोपरिता होती है। इसके अनेक कारण हैं। ऐतिहासिक कारण हम लोग कह सकते हैं, धार्मिक परंपरागत कारण कह सकते हैं, या कुछ रूढ़ियां हैं उनके कारण कह सकते हैं, या कह सकते हैं पुरुष प्रधान समाज की संकीर्ण मानसिकता के कारण। इन सभी के कारण स्त्री को कमज़ोर माना जाता है, स्त्री के साथ दोयम व्यवहार किया जाता है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंतर्गत अंबार लगा हुआ है, जहाँ स्त्रियों के विरुद्ध अनाप शनाप कहा गया है, स्त्रियों को कमज़ोर बताया गया है। प्रसिद्ध एक ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया है कि स्त्री को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। उसे बाल्यावस्था में पिता के नियंत्रण में, युवा अवस्था में पति के नियंत्रण में, और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। और हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया है कि ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी उन्हें दंडित ही किया जाए, उन्हें परेशान ही किया जाए, क्योंकि वे इसके क्या हैं, अधिकारी हैं। और हमारे लोक कहावतों के अंतर्गत कहा गया है कि यदि औरतों को बारात में ले जाए तो दूल्हा बिना ब्याहे ही वापस आ जाए। क्यों भाई, ब्याह कर किसे ला रहे हो, स्त्री को ही तो ला रहे हो। लेकिन ऐसी मानसिकताएं हमारे समाज में घर किए हुए हैं, जड़ किए हुए हैं। उसके कारण हमारा समाज महिलाओं को क्या मानता है, कमजोर मानता है। लेकिन कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। महिलाएं शारीरिक रूप से कुछ कमज़ोर जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक संरचना है या शारीरिक स्वरूप है वह इस प्रकार का प्रकृति ने बनाया है कि वह पुरुषों के मुकाबले कुछ कोमल है। लेकिन वह कमज़ोर किसी भी रूप में नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में जब भी उन्हें अवसर मिला है उन्होंने अपना परचम लहराया है, उन्होंने अपने पराक्रम को दर्शाया है। जैसे हम लोग प्रथम राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल का उल्लेख कर सकते हैं, आयरन लेडी का यानी श्रीमती इंदिरा गांधी का, प्रथम प्रधानमंत्री काल का उल्लेख हम लोगों ने सभी जगह देखा है, पढ़ा है, सुना है, जिसका शक्ति का डंका पूरे विश्व ने माना है। उसी प्रकार से पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, उसी प्रकार से पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी, और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार, और पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी। यानी महिलाओं को जब जब अवसर प्राप्त हुआ है उन्होंने अपने पराक्रम से, उन्होंने अपने शक्ति से, उन्होंने अपने विवेक और व्यक्तित्व से संपूर्ण समाज को न केवल विकास की ओर उन्मुख कर दिया, बल्कि सभी लोगों को अचंभित किया है, सभी लोगों को प्रभावित किया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसी वर्ग के लिए आरक्षण की, यानी महिला आरक्षण की। अब महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि महिलाओं के साथ समाज में हमेशा दोयम व्यवहार किया जाता है, महिलाओं को अवसर नहीं दिए जाते, महिलाओं को मौका प्राप्त नहीं होता। इसके कारण उनका दमन होता है, शोषण होता है, और दमन एवं शोषण के कारण और अवसर की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो काफ़ी पिछड़ गई हैं। और इसलिए
उन्हें आवश्यकता है आरक्षण की, ताकि वे अपनी क्षमताओं का विकास कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, अपने हितों की पैरवी कर सके, अपनी आवाज़ बुलंद कर सके और समाज के निर्माण में सहयोग दे सके। क्योंकि आधी आबादी है, आधा विश्व है महिलाएं, और महिलाओं के बिना ये संपूर्ण समाज अधूरा है, ये संपूर्ण प्रकृति अधूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महिला आरक्षण के बारे में, क्योंकि हमारा समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है और प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत पुरुषों की सर्वोपरिता रहती है। इसके अनेक कारण हैं, सामाजिक, धार्मिक, पारंपरिक, कोई भी कारण कह सकते हैं जिसके कारण पुरुषों की सर्वोपरिता होती है और महिलाएं पिछड़ जाती हैं, जिनके कारण महिलाओं की क्षमताओं का विकास नहीं होता। और महिलाओं का ये पिछड़ापन प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत देख सकते हैं, यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत हम पुरुषों की सर्वोपरिता या पुरुषों की प्रधानता देख सकते हैं, चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, उद्योग या सार्वजनिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, और साधारण रूप में पारिवारिक या सामाजिक क्षेत्र ही क्यों नहीं हो। तो इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं को विकास की आवश्यकता है, महिलाओं को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, महिलाओं की क्षमताओं में निखार की आवश्यकता है, और यहीं से आवश्यकता होती है महिलाओं के आरक्षण की। यानी देश की आधी आबादी के विकास के लिए महिला आरक्षण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है। महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाए ताकि ये अपनी क्षमताओं का विकास कर सके और ये बता सके कि सामर्थ्य केवल पुरुषों के पास ही नहीं है, अपितु महिलाएं भी सामर्थ्य में पुरुषों से कमज़ोर नहीं है, लेकिन उन्हें समाज ने अवसर प्रदान नहीं किए हैं। अब हम लोग बात करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रावधानों की जिनके अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। देखो, सेना और पुलिस जैसी जो भर्तियां हैं वह मुख्यतः पुरुष प्रधान जॉब्स मानी गई हैं, क्योंकि महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है और इनके अंतर्गत प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है ताकि महिलाएं भाग ले सके और देश की सेवा का अवसर उन्हें प्राप्त हो सके। इस प्रकार से जो राजकीय सेवाएं हैं उनके अंतर्गत महिलाओं को 33% पदों पर आरक्षित स्थान प्राप्त है। इसी प्रकार से वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना के अंतर्गत के भी आंशिक कमीशन के द्वारा इनकी नियोजन किया जाता है, महिलाओं की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के अंतर्गत 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार से सीआईएसएफ यानी औद्योगिक सुरक्षा बल के अंतर्गत भी 33% पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं। बीएसएफ के अंतर्गत यानी सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत महिलाओं के लिए 15% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और एसएसबी यानी सशस्त्र सुरक्षा बल के अंतर्गत भी महिलाओं के लिए 15% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार आईटीबीपी यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अंतर्गत भी महिलाओं को 15% आरक्षण दिया गया है, यानी 15% पदों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से भारतीय तट रक्षक के अंतर्गत भी महिलाओं को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उन सभी क्षेत्रों की बात की, सार्वजनिक क्षेत्रों की बात की जहां महिलाओं को विभिन्न पदों पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से भारत की जो पंचायती राज शासन व्यवस्था है, शहरी निकाय शासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत भी महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है और इसका लाभ भी पहुंचा है कि महिलाएं अब घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज और शासन व्यवस्था के निर्णयों में शामिल होने लगी है, राज्य व्यवस्थाओं के बारे में, उसकी निर्णय प्रक्रिया के बारे में जानने लगी है और स्वयं उनमें आत्मविश्वास आने लगा है। कहीं पर यह भी देखा जाता है कि महिलाएं जब घूंघट के अंतर्गत है, पर्दा प्रथा है या समाज के रीति रिवाजों के कारण वह मुखर होकर कार्य नहीं कर पाती, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, जिसके अंतर्गत उनके पति हैं, पुत्र हैं या ससुर वगैरह हैं, उनके द्वारा कार्य संपादन किया जाता है। लेकिन यह निश्चित ही है कि ये जो स्थितियां हैं कि उनकी जगह उनके प्रतिनिधि के रूप में पुरुष कार्य करते हैं, तो वह स्थितियां जल्दी ही समाप्त होंगी, क्योंकि इन सभी प्रावधानों का, आरक्षण की व्यवस्थाओं का लाभ वास्तव में पहुंचने लगा है और ये स्थितियां समाप्त होकर जल्दी ही स्वयं
महिलाएं मुखर होकर कार्य करने लगेंगी, अपने पद पर कार्य करने लगेंगी। और वास्तव में यदि देखा जाए तो इस चीज़ का लाभ बहुत अधिक मिला है, जिससे महिलाओं के व्यक्तित्व के अंतर्गत विकास हुआ है, महिलाओं में आत्मबल बढ़ा है, महिलाओं के स्वाभिमान में वृद्धि हुई है और देश के और राष्ट्र के विकास में भी वृद्धि हुई है। तो बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए आरक्षण की। इम्पोर्टेंट है बच्चों, नोट कीजिएगा। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्रमशः 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी निकायों में सभी श्रेणियों के अंतर्गत, सभी श्रेणियों से मतलब सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सभी श्रेणियों के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार के आरक्षण की मांग राज्य विधायिका और संसद के लिए की जा रही है कि महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाए लोकसभाओं में और विधानसभाओं में, ताकि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं अपने हितों की पैरवी कर सके, ताकि महिलाएं अपने हितों को आवाज दे सके, अपने हितों का संरक्षण कर सके और समाज के विकास में योगदान दे सके। तो बात करते हैं महिला आरक्षण की आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है महिलाओं के आरक्षण की। बहुत से विचारक ऐसे कहते भी हैं, बहुत से राजनीतिज्ञ भी ऐसे कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण की क्या आवश्यकता है, हम पुरुष लोग ये कार्य आराम से कर पा रहे हैं तो महिलाओं को क्या मतलब है। अब इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता की बात करें तो महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सकता है आरक्षण के द्वारा। महिलाओं का जब सर्वांगीण विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास हो पाएगा। इसी प्रकार से जो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों ने समाज के नेतृत्व का ठेका ले रखा है, उसको साइड में कर दिया जाएगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी और महिलाओं का उत्थान हो पाएगा। इसी प्रकार से महिलाओं का जो अनेक क्षेत्र के अंतर्गत पिछड़ापन है वह भी दूर हो पाएगा। हम लोग जब आंकड़े उठाकर देखते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का ही पिछड़ापन है। हम लोग शैक्षिक आंकड़े उठा के देखें तो वहाँ पर भी शिक्षा के स्तर में महिलाएं ही पिछड़े हैं, या महिलाओं के जो स्वास्थ्य का स्तर है वह ही अधिक न्यून होता है। तो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत महिलाओं का जो पिछड़ापन है वह दूर हो पाएगा और समाज में जो अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, जिनके द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनसे मुक्ति मिल पाएगी। जैसे डाकन प्रथा है, जैसे कि बाल विवाह है, इसी प्रकार से विधवा जो विवाह है वो हो पाएंगे, पुनर्विवाह हो पाएंगे। तो महिलाओं का क्या हो पाएगा, उत्थान हो पाएगा, महिलाओं का विकास हो पाएगा। और महिलाएं जब राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त करेंगी तो अपने हितों की पैरवी भली प्रकार से कर पाएंगी और राज्य की व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है वह और भी अधिक मजबूत हो पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र कब सफल होता है, जब उसके अंतर्गत लोगों की अधिक से अधिक सहभागी होगी। तो आधी आबादी जब इससे विमुख होगी, इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाएगी, तो किस प्रकार से लोकतंत्र सफल हो सकता है। इस प्रकार से इन सभी बातों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि महिलाओं को किसकी आवश्यकता है, आरक्षण की आवश्यकता है, ताकि वे अपने हितों की पैरवी कर सके और अपने शोषण का प्रतिकार कर पुरुष प्रधान समाज को यह दिखा सके कि वे क्षमताओं में किसी प्रकार से, किसी रूप में कमजोर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास क्या रहा है। बार बार महिला आरक्षण का विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वह अभी तक भी पास नहीं हो पाया। आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार के द्वारा 81वें संविधान संशोधन के रूप में इसे प्रस्तुत किया, लेकिन पारित नहीं हो पाया। तत्पश्चात 1998 में एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय 84वें संविधान संशोधन के रूप में इसे प्रस्तुत किया, लेकिन पारित नहीं हो पाया। फिर 1999, 2002, 2003 और यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा 2008 में इसे 108वें संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया,
लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। फिर 2010 में भी यह राज्यसभा में ही पारित हो पाया, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। इस तरह से ये वापस निष्फल हो गया। फिर 2016 में और 2018 में इसकी मंशा जाहिर की गई, इसकी बात की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह से जो महिला आरक्षण बिल है, महिला आरक्षण जो विधेयक है, वह अभी भी अधर में लटका हुआ है। बात की जाती है कि महिला आरक्षण विधेयक अभी तक पास नहीं हो पाने के कारण क्या है, क्या वजह है कि कभी किसी कारण से और कभी किसी कारण से ये अधर में ही रह जाता है और महिलाओं को आरक्षण प्रदान नहीं हो पा रहा है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग उल्लेख कर सकते हैं कि सभी राजनीतिक दलों की रुचि का अभाव है। सभी राजनीतिक दल इसके अंतर्गत रुचि नहीं लेते और रुचि नहीं लेने के कारण कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं हो पाती। इसके कारण कभी तो ये प्रस्ताव ही नहीं आ पाता और कभी जब आ पाता है तो यह दोनों सदनों से पास नहीं हो पाता। क्योंकि मूल कारण क्या है? राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत पुरुषों का वर्चस्व है और यह महिला आरक्षण पुरुषों के अधिकार को सीधी सीधी चुनौती है, जो पुरुष प्रधान समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा, गवारा नहीं कर पा रहा। इसके कारण महिला आरक्षण जो विधेयक है वह पारित नहीं हो पा रहा। इसी के साथ ही कुछ जो राजनीतिक दल है वो ये बात करते हैं कि जो सामान्य वर्ग है उसकी महिलाओं को किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत नहीं है, बल्कि आरक्षण की व्यवस्था केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के वर्गों के अंतर्गत ही होनी चाहिए। इसके कारण भी महिला आरक्षण जो बिल है वह सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं हो पा रहा, उसकी सही प्रकार से क्रियान्विति नहीं हो पा रही, पास नहीं हो पा रहा। इस प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन किया महिला आरक्षण के बारे में, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के बारे में जाना, महिला आरक्षण की आवश्यकता के बारे में जाना और महिला आरक्षण बिल के इतिहास के बारे में जाना और उसके पश्चात महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के कारणों के बारे में डिस्कस किया। इस तरह से बच्चों ये जो चैप्टर है आप लोगों के सेक्शन ए की लास्ट यूनिट का यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, भारतीय शासन व राजनीति। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।